अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद और हम सब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज हफ्ते की आखिरी सुबह उन लोगों के लिए जो कि काम पर जाते हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस में तो वैसे छुट्टियां हो चुकी हैं। बिल्कुल हम दिन का आगाज़ करें इसी उम्मीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। बिल्कुल जनाब। तो और प्रोग्राम के आगाज़ में जरा मौसम की बात भी करते हैं। मौसम के हवाले से बात करते हैं क्योंकि मौसम इंतहाई शानदार और खुशगवार हो चुका है। जिस तरह का मौसम अमूमन होता है जून में, वैसा मौसम नहीं है। बारिश का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ 2 दिन तक की उसकी प्रेडिक्शन थी। आज भी कहा जा रहा है कि बारिश मुतवक्किल है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत हो गया है। हम देख रहे हैं ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में, बल्कि कश्मीर में भी जो वेदर है बहुत ज़बरदस्त है। हल्की फुल्की बारिश भी हुई, उसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी चली। इस्लामाबाद का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है बारिश की बदौलत, और हमने देखा कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया था पिछले वीक, जो कि बारिश की वजह से आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आज रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस्लामाबाद में, एंड दैट्स रियली लव। और दुआ ये की जा रही है कि ईद उल अज़हा के मौके पर भी ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि अब चांद देखने की तैयारी आज होगी। इसके साथ साथ 10 दिन रह जाएंगे फिर ईद उल अज़हा में। कुर्बानी के साथ साथ लोगों ने तैयारी भी करनी है। मौसम अच्छा होगा तो फिर हम देखते हैं कारोबार का जो एक सर्कल है वो बेहतर रहता है। और अगर मौसम अच्छा ना हो तो दुकानदार भी ये कंप्लेन करते हैं कि मौसम इतना ज़रा सख्त है कि लोग शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे। तो बढ़ते हम आगे और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे आप ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो वहाँ पे ये भी बता देते हैं कि सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया है और संडे को ईद होगी, लेकिन पाकिस्तान में आज रुयत हलाल कमेटी का इजलास बैठेगा और मुतवक्किल है कि चांद नज़र आ जाएगा। और चांद नज़र आने के लिए अब देखा जाएगा कि तमाम जो हमारे सूबाई मरकज़ हैं, मराकज़ हैं, वहाँ पर चांद देखने के लिए इजलास होंगे। फिर इस्लामाबाद में इजलास होगा और चांद की शहादतें मौसूल होंगी, जिसके बाद ईद उल अज़हा की तारीख़ का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। चांद की रोयत के हवाले से बताते चलें कि कल कराची में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है। हमारे जो सूबाई मराकज़ हैं वहाँ पर किसी भी एक मरकज़ में होता है, फिर बाकी जगहों से शहादतें मौसूल होती हैं, जिसके बाद फिर ये फैसला किया जाता है, ईद उल अज़हा की तारीख का ऐलान किया जाता है। बिल्कुल जनाब, अब रुख करते हैं ज़रा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें पाकिस्तान को जो है टेम्प्रेरी मेंबरशिप मिली है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। पूरी कौम को हम मुबारकबाद तो पेश करते हैं, लेकिन रिजवान ये खबर शेयर करते हुए हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और 182 ममालिक ने पाकिस्तान की इस हवाले से हिमायत की है। और ऑब्वियसली जो देखा जाए, जो पाकिस्तान ने अपना स्टेचर बनाया है, चाहे वो इक़्तिसादी महाज हो, चाहे हम देखते हैं कि इंटरनेशनली, चाहे नेशनल लेवल पे देखा जाए, या आवाम के लिए बेहतरी, या हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने किरदार पर बात करें, तो पाकिस्तान ने ये जो रुकनीत हासिल की है, इसमें पाकिस्तान की मेहनत जदोजहद शामिल है। और पाकिस्तान ने 8वीं मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से मेंबरशिप हासिल की है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में। पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर बड़े फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन की बात करता है, तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। हमारे जो दूसरे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर भी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जिस हवाले से बात की जाती है, वो मज़हब की बुनियाद पर हो, ज़बान की बुनियाद पर हो, या किसी भी अक़ीदे की बुनियाद पर हो, पाकिस्तान ने हमेशा अपने आइन के मुताबिक अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। फिर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान ने अमन के हवाले से बात किया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अमन चाहते हैं, और सुलह सफ़ाई के साथ जितने भी तनाज़ात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल रिजवान, जहाँ पे हम आलमी सतह पे अमन के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ, हमसाया ममालिक के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ताकि पूरे खित्ते को तरक्की याफ्ता बनाया जा सके, ना सिर्फ पाकिस्तान या हमारे हमसाया ममालिक को, ताकि हम पूरी दुनिया में आसानी बढ़ा सकें। और जहाँ पे हम बात करते हैं पाक चीन दोस्ती की, तो पाक चीन दोस्ती मजबूत तो है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो मज़ीद मजबूत तर होती जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन है, उस हवाले से थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि बड़ा मसरूफ़, बड़ा प्रोडक्टिव डे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में गुजारा, जहाँ पे बहुत से मनसूबों के हवाले से बातचीत हुई, बहुत से प्रोजेक्ट्स पर सिग्नेचर्स हुए और बहुत सी कोलैबोरेशंस के हवाले से भी बातचीत हुई। इसके साथ साथ रिजवान, हम देखते हैं कि अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से या एग्रीकल्चर के हवाले से, तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर, एनर्जी, IT एक्सपोर्ट और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के दीगर
दीगर मंसूबों पर जो है दोनों ममालिक की कोलैबोरेशन सामने आ रही है। और दो चीज़ें जो कल की मीटिंग्स में बड़ी वाज़ेह थी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें एक Y2Y ट्रैक्टर्स की तैयारी है, दूसरा सोलर पैनल्स की पाकिस्तान में तैयारी के हवाले से बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और कल मुफाहमत की बेशतर याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। पहले से मौजूद मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बीजिंग में खासतौर पर इस तकरीब में शिरकत भी की और फिर इस हवाले से पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो इम्कानात मौजूद हैं, खासतौर पर अगर चीन की प्राइवेट बिजनेसेस की बात की जाए तो उनकी जानिब से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उसको वसी करने अच्छा, के लिए यहाँ पे जहाँ पे पहले से हम देख रहे हैं कि काम भी है, जो ऑलरेडी चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मजीद तोसी के लिए मजीद जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को दावत दी है कि वो कराची के रेलवे स्टेशन को बिल्डअप करें और इसके साथ साथ दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। तो अब हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक सफ़ीर एतजाज़ अहमद चौधरी साहब। एतजाज़ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहूँगी मैं कि एतजाज़ अहमद चौधरी साहब कि आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं, क्योंकि चाइना के साथ हम दीगर शोबों में ऑलरेडी कोलैबोरेशन तो कर रहे हैं, CPEC का भी फ़ेज़ 2 के हवाले से बातचीत हुई, तो मोस्टली देखा जाए तो जब हम पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात करते हैं तो माइंड में सिर्फ CPEC ही आता है। इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें मज़ीद काम हो रहा है? जी शुक्रिया। मैं देख रहा था कि वहाँ वज़ीर आज़म की जो मसरूफियात हैं वो अब इसको CPEC की जो अगली फेज़ है उसमें मेरा टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी फोकस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी गए हैं उनके, और उनकी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो कहने लगे इस मॉडल को भी हम फॉलो करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त सिमत है, क्योंकि अगले वाला जो आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का ही है। और अगर हमारे पास तो यंगस्टर्स भी हैं, इतनी आबादी है माशाल्लाह नौजवानों की, वो अपने घरों में बैठकर लिंक्ड है पूरी दुनिया के साथ, पैसे भी कमा रहे हैं और अपने जिसे कहते हैं इनोवेशन भी कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो आ जाए और चीन के साथ मिलकर हम थोड़ा वही मॉडल फॉलो करें। अच्छा, वो मॉडल है क्या? मैंने एक बार चाइनीज मॉडल के ऊपर एक पेपर किया था कि उनकी किस तरीके से इतनी तेजी से जो तरक्की हुई खुसूसन लोकल गवर्नेंस पे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने यही किया कि तमाम जो विलेजेस हैं या छोटे टाउन्स हैं उनमें जाकर उनकी जो सलाहियतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको एम्पावर किया कि आप किस तरीके से ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकते हैं। और उसमें अगर आप ये इस्तेमाल करें कि टेक्नोलॉजी को भी उसमें इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि वो लोग खुद अपना पैसा कमाने के काबिल हो गए, चाहे वो किसी दरिया के किनारे रहते हैं, चाहे वो किसी पहाड़ पर रहते हैं। और यही मॉडल हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप हर वक्त डोल आउट्स दें, लोगों को पैसे दें, चंदे दें या कोई खाने खिलाएं, वो भी चलता रहे बेशक, लेकिन लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल में उस लिहाज से ये जो इन्होंने चाइनीज़ मॉडल ले रहे, ये बहुत ही एक अच्छा होगा अगर हम उस तरफ काम करें। और ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो मेरे ख्याल में एक दुरुस्त सिमत है। एजाज चौधरी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रीच बढ़ रही है, जैसे जैसे मार्केट में BRI के तहत चाइना की रीच है 160 प्लस कंट्रीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हमारे लिए नई मंडियां साबित हो सकते हैं सफारती महाज पर, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन, पाकिस्तान में इंडस्ट्री आएगी तो उसकी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। ये कितना अहम सब्जेक्ट है? ये बहुत अहम है, लेकिन साहब ये बहुत अरसे से इस पे बात हो रही है। और ये तो जब CPEC की फेज 1 चल रही थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना लें बर वक्त तो वो आ जाएगी इंडस्ट्री, लेकिन वो बने नहीं। और बहुत सा वक्त हमने हुकूमत जब तब्दील हुई तो CPEC को थोड़ा स्लो कर दिया गया और उसके बाद अब दोबारा उसको उठाने का सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे इस वक्त टॉप जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए, वो इन जोन्स को बनाना। जोन्स के बगैर इंडस्ट्री नहीं आएगी। इस तरह नहीं होता कि वो आके कहीं पे भी आके बैठ जाएं। आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने होंगे
और बड़ी तेज स्पीड पे बनाने होंगे, क्योंकि इस वक्त चाइना की सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, म्यांमार में, इवन बांग्लादेश में। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि जोन्स नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि चाइनीज यकीनन आना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान चीन का दोस्त है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है, तो यकीनन इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। लेकिन माहौल बनाना इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमारा काम है। SIFC बन गई है, बहुत अच्छी बात है। SIFC से कुछ मसाइल हल होंगे, लेकिन हमें बतौर कौम और हमारी ब्यूरोक्रेसी को, मैं अक्सर जगह लेक्चर्स देता हूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, तो मैं यही कहता हूँ कि हमें अपना रवैया बदलना होगा इंडस्ट्री की तरफ। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब तक नहीं होगी पाकिस्तान में, उस वक्त तक ये जॉब्स नहीं निकल सकेंगी। इतनी बड़ी आबादी हमारी हो गई है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये अगर हम उस तरफ चल निकले, कुछ अपना रवैया तब्दील करके, क्योंकि जो इंडस्ट्री लगती है उसपे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या तो बड़ी आहिस्ता स्पीड से देते हैं, परमिशंस देते हैं, या फिर वो जाके कहीं उनको तंग करते हैं। तो ये बदलना होगा रवैया। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है, आपके लोगों को रोजगार देती है, और वो बड़ा जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो अगर चीन की इंडस्ट्री आप यहाँ लाना चाहते हैं, जोन्स बनाएं, और अपने भी लोगों को, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एनकरेज करें, क्योंकि ये खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स काम से नहीं काम चल सकता। फॉरेन इन्वेस्टर आ सकता है, आएगा, पैसा बनाएगा, चला जाएगा, लेकिन जो आपका अपना इन्वेस्टर है वो तो यही पैसा रखेगा। और इस वक्त वो मजबूर हो गया कि वो अपना पैसा दुबई में ले जाए, 11 बिलियन उधर ले गया है, कोई कहीं और ले गया है। तो ये भी साथ साथ जरूरी है कि हम अपने पांव पे खड़ा होना सीखें। और मुझे लगता है कि मौजूदा वज़ीर आज़म की सोच तकरीबन इसी तरफ ही चल रही है कि पाकिस्तान के पास ये नादिर मौका है कि अभी आप अपने आप को डेवलप कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरों के दस्ते नगर पर रहेंगे, वो हमारे लिए शायद दुरुस्त बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज अहमद चौधरी साहब, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, तो उस वक्त भी, पहले भी इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, और अभी भी उम्मीद है कि मज़ीद जिन साइट्स पर आइडेंटिफिकेशन है बनेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये जो SIFC का क़याम हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक के साथ जो कोलैबोरेशन है, क्या ये इस चीज़ की भी निशानदेही है कि हम इस पर भी काम करेंगे कि हमने स्पेसिफिकली इकोनॉमिक जोन बनाने हैं ताकि इन्वेस्टर्स आएँ? क्योंकि आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आइडेंटिफाई की कि इकोनॉमिक जोन्स नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कैसे यहाँ पे लगेगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट उस तरफ भी टिल्ट है कि बनाया जाए? देखिए, गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में टिल्ट है, लेकिन इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट ने नहीं लगानी। इंडस्ट्री तो प्राइवेट सेक्टर ने लगानी है ना जी। अब मिसाल के तौर पर गवादर का इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है, मैं खुद गया था वहां पे, देखा है मैंने। वहां पे एयरपोर्ट भी बन गया हुआ है, वहां पे कोस्टल हाईवे भी बन गई है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, खाक उड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने सारी फैसिलिटीज जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो वो भी ईरान से 100 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन दूसरों की एनर्जी अगर आएगी, वो किसी वक्त भी टैप बंद कर सकते हैं, कोई भी मसला हो सकता है। हमें खुद अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। ये बाहर की मदद बहुत अच्छी है, चीन जैसे दोस्त से, और भी दूसरे मुल्कों से भी आ सकती है, लेकिन माहौल साजगार बनाना पड़ेगा ताकि हमारे लोग उन्हीं जोन्स के अंदर हमारे लोग भी इंडस्ट्री लगाएं। कुछ बाहर से भी आए, लेकिन हमारे अपने लोग भी जोन्स में इंडस्ट्री लगाएं। और जो मैंने जोन्स बने हुए हैं, मैंने जाके देखे हैं ना, अपने जो लाहौर में बने हैं, कोई उसके और बड़े शहरों के इर्द गिर्द बने, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जल्द अज जल्द ये काम हो जाए तो आप देखेंगे कि हमारे लोगों में इतना शऊर और इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने पांव पर खुद खड़े हो सकते हैं। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जरा हुकूमत थोड़ा अपना आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंग्रेजी में उसको कहते हैं, जरा आसानी पैदा कर दे बिजनेस के लिए, तो आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है ये खुशहाली की मंजिलें तय करने लगेगा बहुत तेजी से इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। एजाज चौधरी साहब, हम देखते हैं आप साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और खारजा अमूर के हवाले से अब गहरी नज़र भी रखते हैं, और जो मामलात होते हैं दफ्तर खारजा के, उस पर भी आपकी काफ़ी गिरफ्त रही है। अब बताइएगा कि अब जो आसानी की जा रही है वीज़ा इजरा के लिए, ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए, वो सिर्फ चीन के लोगों के लिए नहीं, चीन के इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि हम मिडल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरब, UAE की बात करें, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अब जो आसानियाँ फ्राहम की जा रही हैं
वो किस कदर अहम होंगी, और वो बिज़नेस के लिए रुकावट हुआ करती थी, 24 मुख्तलिफ इदारों में से जाकर NOCs लेने होते थे, अब SIFC के क़याम के बाद ये कितना आसान हो जाएगा काम? देखिए, मैं तो SIFC के मतलब बहुत ही मुस्बत ख्यालात रखता हूँ। मुझे कई लोगों ने लिखा है, कई सियासतदानों ने, कि जनाब ये इतना अच्छा नहीं है जितना आप इसको समझते हैं। लेकिन मैं बहरहाल कायम हूँ अपनी राय पर, क्योंकि देखिए जो भी कोई पाकिस्तान में अपना सरमाया लाएगा तो वो अपना सरमाया महफूज रखना चाहेगा, और वो ये चाहेगा कि उसको एक तकलीफ दे अमल से ना गुजरना पड़े। यानी अभी हाल ही में हमने कोई एक थिंक टैंक बनाया था, तो मैंने देखा 8-10 महीने लग गए हमें उसका NOC लेने के लिए। तो वो अगर एक बाहर से का बंदा आएगा, अगर वो 2 साल तक एड़ियां रगड़ता रहेगा, वो क्यों आएगा, क्यों जाएगा पाकिस्तान? वो तो और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिसके अंदर ये काम हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि, और SIFC का क्याम भी इसीलिए आया ताकि डोनर्स को एक एतमाद दिया जाए, एक कॉन्फिडेंस हो कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज है, और उसको बड़ी ही सुरत से हम प्रोसेस करेंगे सारे मामलात को मुकम्मल तौर पर, और आप जल्द अज जल्द अपनी इंडस्ट्री लगा सकेंगे। ये SIFC एक नेमत पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है अगर हम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए भी खोलें, क्योंकि आपके भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो महफूज हों। तो पूरा मुल्क जो है एक SIFC एक किस्म का बनना चाहिए। लेकिन चले SIFC है, अगर ये रवैया हमारा बदल जाए तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई वसाइल इतने, हर किस्म का वसीला है हमारे पास सहरा हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास खुद ज़रख़े ज़मीन है, इतनी अच्छी कोस्ट लाइन है, पहाड़ है मिनरल से भरे हुए। तो ये सिर्फ एक माहौल पैदा करने की बात है, और अगर वो हम कर सके और चीन की भी उसमें हमें मदद शामिल हो। एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मुझे नजर आया, मैं अभी लिस्ट में बना के देख रहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइंस है हमारी बिजली की, उनको बेहतर करने के लिए भी बात हो रही है। तो अगर वो हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजली तो हम कोई 42-45 हज़ार मेगावाट बना रहे हैं, जबकि हमारी जरूरत 20 से 23 हज़ार मेगावाट की है। तो वो ट्रांसमिशन लाइंस अगर अच्छी हो जाएं तो उससे भी हमें मदद मिलेगी कि हम अपनी जो बिजली के मसाइल हैं उस पर कमी पालेंगे, और हमारी इंडस्ट्री को भी बिजली ज़्यादा सस्ती मिल सकेगी, और ज़्यादा लोगों के लिए भी थोड़ी आसानियां हो सकेंगी। तो मेरे ख्याल में ये सारे इकदाम जो हैं ये दुरुस्त कदम में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी एजाज़ अहमद साहब, एट द एंड कि हम हमेशा जो कोलैबोरेशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दीगर सेक्टर्स में कोलैबोरेशन की बात करें, लेकिन हम देखते हैं कि सब चीज़ें जो है यूथ एम्पावरमेंट के लिए हो रही हैं, हमारे लिए जॉब क्रिएशंस के लिए हो रही हैं। चाइना में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में उन स्टूडेंट्स को एक्टिव करना, ताकि बिकॉज जब हम CPEC की बात करते हैं यहाँ पे मैन पावर भी एक्सचेंज हो रही है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना, उनके कल्चर को सीखना, IT एक्सपोर्ट की जब हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप को अप टू द मार्क बनाना स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उसमें करिकुलम डिज़ाइन की चेंजेस करनी पड़ेंगी, या हमें क्या मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़े? जी देखिए, स्टूडेंट्स हमारे तो तकरीबन हर जगह पहुंच गए हैं, चीन से लेकर अमेरिका तक, और यूरोप में भी अब बहुत ज़्यादा। लेकिन उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आते हैं तो काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फिर वहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं, उन्हीं के मुल्कों में वो ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माहौल अभी हमने उतना साजगार बनाया नहीं, इसीलिए मैं अपनी तकरीबन हर टॉक में अपने जो कॉलम लिखता हूँ हर संडे को, उसमें ये जोर देता हूँ इस बात पर कि खुदारा पाकिस्तान के अंदर माहौल ऐसा पैदा कीजिए कि हमारे जो तालिब इल्म हैं वो यहीं बैठकर रोजगार कमाना चाहें, यहीं हमारी मुल्क की तरक्की में शामिल हो जाएं, और उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके माँ बाप होते हैं, उनकी फैमिली होती है, वो यहीं रहना चाहते हैं, कोई भी मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता, मासवाई इसके कि वो कोई उसको बहुत ही ज़रूरत हो। तो अगर पाकिस्तान के अंदर माहौल ऐसा बन जाए कि हमारे जो तलबा हैं वो जो तालीम हासिल करें वो यहीं पे उनको रोजगार मिले, तो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक यानी तालीमी इदारों में से सिर्फ वो तालीम दी जाए जिससे आगे हमारी इंडस्ट्री फीड हो सके।
अगर आप खाली ग्रेजुएट्स, इतने ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई आईआर, कुछ ये, तो वो बेचारे इतने बड़ी बड़ी फीसें देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और बाहर आते हैं तो जॉब्स कोई नहीं होती। तो हमारी एजुकेशन को रिलेट करना होगा, वोकेशनल एक टच देना होगा ताकि वो इंडस्ट्री के लिए साजगार साबित हो सके। तो जहां तक फॉरेन स्टूडेंट्स का ताल्लुक है पाकिस्तान में, तो मैंने तो वो दौर देखा है, मैं छोटा था उस वक्त, 60s की बात है। तो हमारे यहाँ तो मलेशिया से लेकर पूरे मिडल ईस्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे, हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। और ये वो दौर भी अब आया है कि अब हमारे लोग बाहर जाके पढ़ते हैं। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, बाहर पढ़ते हैं, लेकिन वो उनको वापस लाने के लिए, उनके टैलेंट को वापस लाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आप एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो लिंक है उसको बढ़ाएं। और इसके लिए ये वो जो पार्क की बात हो रही है ना, वो बड़ी अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स जिसमें हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक नस्ट में बना हुआ है। इस तर्ज का तकरीबन हर बड़ी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए पार्क, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए और वहाँ पे वो बताएं कि हमें किस चीज़ पे इनोवेशन चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर का मैदान है, चाहे इंडस्ट्रीज कोई और शोबा है, तो वो बताएं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इस वक्त चावल की ये वैरायटी चाहिए, या हमें ये प्रोडक्ट, हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज में ये प्रोडक्ट चाहिए। तो बच्चे इनोवेट करें स्टूडेंट्स, और वो इस तरह वो उसका पहिया जो है हमारी इंडस्ट्री का चलाने में मदद दें। ये एक बड़ा अच्छा शोबा है, अगर अल्लाह ताला करे कि इस पे हमारी तो वो जो बढ़े ज़रा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आप मौजूद रहे हमारे साथ, साबिक सेक्रेटरी खारजा। और अब हम रुख करेंगे बीजिंग में, जहाँ पर हमारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं जनाब शाहिद अफराज खान, और उनसे जानेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से बीजिंग में क्या मसरूफियात है। शाहिद अफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रिजवान। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा आज वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या हैं, और फिर वज़ीर आज़म के इस दौरे में कौन कौन सी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं? जी, अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो हालिया दौरा चीन है वो इंतहाई कामयाब है और मुसलसल उनकी मसरूफियात जारी हैं। चीन में वैसे भी उन्हें शहबाज स्पीड के नाम से जाना जाता है और ये हमें वाकई यहाँ पर नजर भी आया है। अगर आज उनके मसरूफियात का तज़किरा किया जाए तो चीनी सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा चीनी वज़ीर आज़म ली च्यांग से भी आज उनकी मुलाकात होगी, और यहाँ पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन हैं चाओ जी, उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। इसके साथ साथ जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ शोबों में जो माहिदों पर दस्तखत होंगे, वज़ीर आज़म उस दस्तखतों की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तो मजमूई तौर पर हमने इस पूरे दौरे के दौरान देखा कि एक जानिब जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो रवाबित हैं, जिनको हिमालय से बुलंद, शहद से मीठा और समंदर से गहरी, जिसे एक दोस्ती करार दी जाती है, इसको आगे बढ़ाने की बात की गई। वहाँ पर जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की है उसका तस्करा सबसे नुमाया रहा, और वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मौके पर जो है बिजनेस फोरम से खिताब में भी चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मदऊ किया, उनको दावत दी। और एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त लगी कि वज़ीर आज़म ने यहाँ पर बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहा है, और इस वक्त जो नुमाया तरजीह है वो मुल्क को कारोबार दोस्त बनाना और पाकिस्तान को खुद इंहिसारी से हमकिनार करना है। ऐसे में चीन चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के करीबी दोस्त है, और इस वक्त चूंकि सी पैक की तामीर भी तेज रफ्तारी से जारी है, तो ये तवक्को भी की जा रही है कि जो वज़ीर आज़म का दौरा है ये सी पैक की तामीर के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने में इंतहाई संग-ए-मील साबित होगा, और फिर दोनों ममालिक को मुआशी एतबार से एक दूसरे के नज़दीक लाने में भी इसकी एक अहमियत है। जी सही। शायद हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चाइनीज़ बैंक के सीईओ से भी मुलाकात की, फिर मुकामी सतह पर ट्रैक्टर्स बनाने के हवाले से भी कोलैबोरेशंस पर दस्तखत किए। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस हो रही हैं, मिल के दोनों हुकूमतें, दोनों ममालिक काम करें, लेकिन चाइनीज़ बिजनेस कम्यूनिटी कितनी मुस्तहरिक आपको नज़र आ रही है इस हवाले से, और कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, देखें इसका सबसे जो एक अहम हमें नुक्ता लगा, आपको ये सुनकर बड़ा दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म आमतौर पर जब किसी मुल्क का सरबरा दौरा करता है तो दारुल हुकूमत का रुख किया जाता है, लेकिन इस मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो अपने दौरे की शुरुआत की वो चीन का जो इंतहाई आप कह सकते हैं कि तकनीकी सनती मरकज़ है शंजन शहर, वहाँ से उन्होंने दौरा किया। और शंजन शहर की इस वजह से मिसाल देना लाजमी है कि अगर इसका पिछले साल का जीडीपी का तज़किरा किया जाए तो ये 482 अरब डॉलर से जायद है।
जबकि पाकिस्तान के उसकी आबादी जो है सिर्फ 13 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है और हमारा जो जीडीपी है वो 380 बिलियन डॉलर है। तो यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ पर जब बिजनेस फोरम मुनक्किद हुआ तो उसी दौरान जो है 32 मुख्तलिफ जो है MOUs पर दस्तखत किए गए। इस फोरम की एक अहम बात ये भी रही कि इसमें एक जानिब अगर 100 से ज़ायद पाकिस्तानी जो कंपनियां शरीक हुई तो दूसरी जानिब चीन से भी जो है सफ़े अव्वल की जो 150 से ज़ायद कंपनियां शरीक हुई। तो ये जाहिर करता है कि जो चीनी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें पाकिस्तान में जो पाए जाने वाले मौके हैं उनसे आगाह किया। तो ये इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों ममालिक की जो कारोबारी बरादरी है जब आपस में मिलकर बैठेगी और जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इसको लीड करेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि वो पाकिस्तान आए और मुख्तलिफ शबाजात में सरमायाकारी करें। जी शाहिद अफराज, वज़ीर-ए-आज़म के साथ पाकिस्तानी सनतकारों का, सरमायाकारों का एक वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है दौरा चीन पर। ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं चीन में जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। उनसे मुलाकात और उनके ज़रिए पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से भी कुछ मीटिंग्स तय हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो सर फहरिस्त एजेंडा तो यही है और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हम CPEC के दूसरे मरहले की बात कर रहे हैं और जब CPEC के दूसरे मरहले का तज़किरा किया जाता है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन एक कलीद है और जब सनती ताउन की बात की जाती है तो पाकिस्तान भर में सनती जोन जो है वो बन रहे हैं। ऐसे में हमें सरमायाकारी जो है वो रागिब करनी है और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो चीनी सरमायाकार हैं उनको इस चीज़ की यकीन दहानी भी करवाई है कि पाकिस्तान जो है वो एक कारोबार दोस्त मुल्क की जानिब रागिब है और ये वजह है कि जब चीनी सरमायाकारों से बात होती है तो उनके भी एक हमेशा से ये शिकवा ये कह सकते हैं कि रहा है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो सफारती एतबार से तो इंतहाई मजबूत हैं और दो तरफा ताल्लुकात की बात की जाती है, लेकिन जब मुआशी एतबार से बात करते हैं तो जो पोटेंशियल है या फिर जो इम्कानात हैं उनसे सही मानों में अब तक इस्तेफादा नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इसको लीड कर रहे हैं, वो आगे आए हैं। उन्होंने चीनी सरमायाकारों को यकीन दहानी भी करवाई है कि न सिर्फ उनकी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान में काम करने वाले जो चीनी अफराद हैं या फिर जो चीनी मंसूबे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। यही वजह है कि चीनी सरमायाकार हैं उनकी हौसला अफजाई हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर खुद गारंटी दे रहे हैं तो वो भी आगे आएंगे और ये आइंदा हम देखेंगे कि जो चीनी सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शाहिद अफराज खान फॉर योर टाइम। हमारे साथ शाहिद अफराज खान मौजूद थे, बीजिंग से सहाफ़ी हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। और एक ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बिजनेसेस को भी प्रमोट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आए। उनके लिए हमने एक फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट स्टेट का क़याम तो कर दिया है, लेकिन इस पर अब हमारे पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने किस तरह अपनी क्वालिटी को, अपने काम को इस तरह का बनाना है कि हमारी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। अब जहाँ पे हम काम के हवाले से बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे कल से आपने देख लिया होगा बहुत कमेंट्री हुई, बहुत से आपके सामने तज्जियाकार सामने आए, बहुत लोगों ने जो है ना कुछ क्रिटिसिज्म ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो हौसला अफजाई कर रहे थे। मैं बात कर रही हूँ अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 और 11वां मैच था कल और पाकिस्तान का मैच था और होस्ट टीम के अगेंस्ट था जी, और अमेरिका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने मैच खेला। अमेरिका ने जो है टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान ने भी बैटिंग का फैसला किया, लेकिन वो फैसला कितना अच्छा था या कितना बुरा था इस पर एक्सपर्ट से जानेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की टीम्स पहली मरतबा आमने सामने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में और T20 इंटरनेशनल पे। गजनफर महमूद कियानी ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। गजनफर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। गजनफर, पहला मैच वर्ल्ड कप का बगैर तैयारी के, प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिला हमें कि वहाँ पर बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि हम सिर्फ इनडोर प्रैक्टिस ही कर सके। कंडीशंस डिफरेंट थी कल के मैच में या फिर टॉस अहम फैक्टर था? देखिए USA में टॉस अब तक जितने मैचेस हुए हैं टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉस ऑलमोस्ट 50% जो है मैच आपका जितवा देता है। और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम बैक टू बैक इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्रिकेट हमने खेली है, लेकिन कल जो है USA ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जिस वजह से USA की टीम जो है वो मैच जीती है। शौक में अब तक पाकिस्तानी फैंस, लेकिन जितना जल्दी हम निकलेंगे इसलिए बेहतर होगा, चूँकि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। उसकी तैयारी के लिए जितनी जल्दी हम ये चीज़ भूल जाएंगे इतना बेहतर हो। अच्छा गजनफर, हमारी 9 जून को इंडिया के साथ मुकाबला है। जिस तरह आपने कहा कि हम कंटिन्यूसली मैचेस खेलते आए हैं, बाबर आजम का ये कहना है, और फिर हमने देखा भी कि जो मैचेस खेलते आए उनमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। कुछ मैचेस बारिश की नज़र भी हुए,
होस्ट टीम को ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड का तो एडवांटेज होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान पे प्रेशर भी था? पुरानी अपनी जो हिस्ट्री लेके आ रहे थे, हमने इंग्लैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ जो हमने देखी अपनी परफॉर्मेंसेज, और फिर ओवरऑल अवाम का भी रद्द अमल, तो क्या हम बहुत ज़्यादा बैगेज लेके आगे आए थे? देखिए, पाकिस्तान इस दफ़ा जब स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके बाद कुछ अर्सा पहले जो कैप्टनसी के हवाले से जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी पाकिस्तान पे। लेकिन पहला मैच ऐसा मैच था जो कि हम जितने भी क्रिकेट फैंस पाकिस्तान में थे, वो यूएसए से तो हमने पहले ही सोच रखा था कि हम इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि यूएसए ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट अब तक नहीं खेली। लेकिन जिस तरह की कल उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर, जैसे कि बाबर आजम ने कहा कि हम काफ़ी शौक है वो भी, और जिस तरह सारे फैंस शौक है कि बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम 150 160 हमने टारगेट दिया, वो हम आखिरी ओवर में जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं 15 रन आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन उन्होंने दिए हैं, तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम फिर वही बात करेंगे कि हम अपनी टीम के साथ हैं, उनको बकअप कर रहे हैं ताकि टीम जो है वो आने वाले लेकिन मैचेस कल में गजनफर हम बेहतर देखते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पहले फील्डिंग और बॉलिंग करते हुए, जिस तरह उन्होंने कंटेन किया, अर्ली ऑन कैचेस लिए, रिजवान का कैच देख लें या फिर हम उस्मान खान का कैच देख लें, फिर जिस तरह से बाउंड्रीज सेव की हैं, कहीं से नहीं लग रहा था कि एक एसोसिएट टीम है, ऐसा लग रहा था कि एक प्रोफेशनल टेस्ट प्लेइंग नेशन की टीम है, और उसमें ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं। उनके कप्तान को देख लें, मुन्नाद पटेल को, या फिर बाकी टीम्स के प्लेयर्स हैं, बाकी ममालिक से टेस्ट प्लेइंग नेशन से प्लेयर्स वहाँ पे गए हुए हैं। तो अब हमें इस शौक से निकलने के लिए, इंडिया की तैयारी के लिए स्क्वाड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आजम खान लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे, साइम अयूब को पहले ड्रॉप कर दिया गया, उनकी जगह उस्मान आ गए हैं, उस्मान कल एक अच्छा कैच उनका ले लिया गया। कुछ चेंजेस होने चाहिए इंडिया के खिलाफ, या स्क्वाड बरकरार नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 चेंजेस मस्ट है। एक तो ये है कि आजम खान ने जितना क्रिटिसिज्म उन पे हो चुका है, तो उनको मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए, जो कि गो के बाबर आजम ने बड़ा सपोर्ट उनको किया, लेकिन अगेंस्ट इंडिया हमें एक तो स्पिन बॉलर अब्रार की मस्ट ज़रूरत है। एक हमारे पास बॉलर होना चाहिए, जो कि न्यूयॉर्क की पिच ऐसी पिच है, एक तो टॉस डिपेंड करेगा। अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन एक स्पिनर हमारे पास, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी प्लेयर्स को, जिस तरह कल हमने गैर ज़रूरी शॉट्स खेली, ये गलती अगर हम भारत के खिलाफ करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि न्यूयॉर्क में जो पहला मैच इंडिया ने खेला है वो भी उनके लिए कोई आसान नहीं था, लेकिन एक मैच उन्होंने उस पिच पे खेल लिया। पाकिस्तान वेरी फर्स्ट मैच खेलेगा, तो उसके लिए पाकिस्तान को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक मैच हार चुके हैं। अच्छा गजनफर, जहाँ पे हम चेंजेस के हवाले से बात करें, ऑलरेडी चेंजेस हुई, तो क्या अब हर मैच से पहले जब चेंजेस होंगी तो एक तो प्रेशर भी बिल्ड करेगा, दूसरा आपने कहा कि हम दूसरी उस पर जाकर खेल रहे हैं स्टेट, तो ऐसे में एक नई सिटी में जाना, एक नए स्टेडियम में जाना, अब पाकिस्तान को तो एक तरह से यूज टू नहीं हो जाना चाहिए। आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर हम देख रहे हैं कि हर तरह की सिचुएशन है, बारिश भी है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट का भी इंटरनली चेंजेस, फिर आवाम का प्रेशर, तो पाकिस्तान के थिक स्किन नहीं हो गया? देखिए, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है वो, और ऑब्वियसली उनको एक चीज़ मेंटली तो बताई जाती है कि आप हार के अगर आपने वही जहन में रखा तो आपके लिए नेक्स्ट गेम काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। 1-2 तब्दीलियां जो कि मेरे ख्याल से हर टीम में होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर किसी प्लेयर को आप कंटिन्यूसली साथ लेके जा रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर रहा, उसको अगर ड्रॉप कर देते हैं, टीम की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। मेरे ख्याल से 1-2 चेंजेस होती हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारी हिस्ट्री है कि हम हर मैच को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, वो कोई सा भी इवेंट हो, कोई सा भी वर्ल्ड कप हो, वनडेज़ का हो, और ख़ासतौर पर ऐसी टीम्स के हवाले से जहाँ हमें लगता है कि आसानी से जीत जाना चाहिए, और उनसे जीत जाते हैं जहाँ लगता है कि जीतना शायद नामुमकिन है। तो ये हमारी हिस्ट्री, ये हमें क्रिकेट को और इस इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने में हमारा कितना किरदार है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा हीरोज़ बनाए हैं। पहले हम सिंगल पर्सनैलिटी को बनाते थे, कल हमने यूएसए की टीम को बना दिया, मतलब। लेकिन जैसे कि आपने कहा था कि यूएसए की टीम इस तरह लग नहीं रहा था कि पहली दफ़ा क्रिकेट खेली है, जिस तरह उन्होंने पूरे मैच कवर अप किया, फील्डिंग उनकी बहुत कमाल थी, इसी तरह बॉलिंग, और सबसे बढ़ के उनका जो कैप्टन का माइंड था कमाल, कल उन्होंने अपने जहन से आधी गेम तो उन्होंने अपने माइंड सेट से जीती है कल पाकिस्तान से, और पूरी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी, 8 रन दरकार औसत थी, और वो उसके मुताबिक थ्रू आउट 20 ओवर्स उन्होंने ऐसी बैटिंग की है। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान को जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अब हमने इंडिया के लिए तैयार होना है, और 1-2 चेंजेस के साथ अगर हम आगे जाएंगे, और सबसे बढ़कर अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता है, चूँकि रोहित शर्मा जब भी टॉस करते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, लास्ट मैच में भी टॉस पहले इस तरह फील हुआ कि जो है वो आयरलैंड जीत गई है, फिर उन्होंने कहा कि जो रोहित जीत गए, टॉस डिपेंडेंट होगा। लेकिन ये भी हम अपने जहन में अगर बिठा लेंगे कि टॉस ही हमें जितवाएगा, तो इससे थोड़ा सा साइड पे होके परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। कल पहली दफ़ा
बाबर आजम बहुत गुस्से में दिखाई दिए कि हम यूएसए से हार गए और काफ़ी चिल्लाए भी हैं प्लेयर्स पे वो। क्योंकि जनफर हमारे पास जो भी एक्सपर्ट्स थे उनको यही लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जितना उनके एक तरह से मैचेस हुए भी हैं, स्टिल वार्म अप मैचेस नहीं है, बट स्टिल हमारी इनिंग्स जारी रही हैं, तो वो हमारे लिए प्रैक्टिस का बायस बने। अब आपने कहा कि वेल कैलकुलेटेड मैच था। वेल कैलकुलेटेड मैच के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इन्हांस करने की, प्रॉपर्ली स्टैट्स को एनालाइज करना, प्रॉपर्ली दूसरे की ओपोनेंट की स्ट्रैटेजीज देखना, द वे दे परफॉर्म, इस पर काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस करते रहते हैं या हमें जो है अब और इससे ज़रा आगे एक स्टेप अहेड लेना होगा? देखें, अब जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बॉलर्स को अपनी अच्छी बॉल करनी है, लाइन लेंथ पे बॉल करनी है। और जो न्यूयॉर्क की पिच है काफ़ी अनइवन बाउंस कर रही है, एकदम से बॉल जो है वो बाउंस पे चला जाता है, कभी नीचे रहता है कोई बॉल। और इसी तरह सेम जो बैट्समैन है, इस अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बॉल पे आप छक्का लगाएंगे, थोड़ा सा संभल के। और न्यूयॉर्क में हम सबको एज ए क्रिकेट फ़ैन ये सोच लेना चाहिए कि वहाँ पे आप ये ना सोचें कि पहले 6 ओवर में 70-80 रन लगेंगे। वहाँ पे जितना देर आप विकेट पे स्टे करेंगे आपको रन्स मिलेंगे। रोहित शर्मा ने ये किया, कल इवन बाबर आजम ने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली, लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं कि 40 गेंदों पे इतने रन आपने स्कोर किए, अगर वो ना खड़े रहते तो हमसे ये रन्स भी नहीं होने थे। तो जितने भी प्लेयर्स हैं, जो जो रोल है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, 100% देना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह टीम वापस कम बैक करेगी। जनफर महमूद क्या नहीं, एक थोड़ा सा हम जरा इस इवेंट के ऊपर बात करते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर लाइव दिखाया जा रहा है ये इवेंट। 20 टीम्स हैं, हम देखते हैं 10 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, हर इवेंट में वो मेंबर्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली जगह बना लेती हैं। अब 20 टीम्स का प्रेशर और एसोसिएट टीम्स के लिए परफॉर्म करने का एक मौका है, तो ये जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जो ऑलरेडी फुल 10 मेंबर्स हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर और कितने सरप्राइजेस मौजूद हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, पहला सरप्राइज तो कल आ गया और आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपको याद होगा एक दफ़ा कीनिया जो है सेमीफाइनल खेल गई थी, तो इस दफ़ा भी 2003 के वर्ल्ड कप जी 2003 के वर्ल्ड कप में। और अभी भी देखें, यूएसए की टीम में भी एक लड़का अटैक से उसका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीएसएल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेला, अली खान जो है। इस तरह बाकी भी टीम्स में कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ इंडियन के, इस तरह कंपैरिजन करके उन्होंने टीम्स बनाई हुई हैं। पाकिस्तान और जो बड़ी टीम्स हैं इनके लिए सबसे ये है कि जब तक ये आप वेट करेंगे कि कब वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट हो जाए, ताकि जो कंडीशंस हैं वो हमारे मुताबिक हो जाए। यूएसए में वेरी फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेली जा रही है और ऊपर से ड्रॉप इन पिचेस है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तमाम टीम्स के लिए। सब ने गिले शिकवे किए हैं कि पिचेस के हवाले से ये प्रॉब्लम है और कुछ ट्रैवलिंग के भी इश्यूज़ हैं। हमारा तो शुक्र है कल हल हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो होटल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। पाकिस्तान का अब 5 मिनट की ड्राइव पे स्टेडियम मौजूद है न्यूयॉर्क का, इससे पहले 90 मिनट का था। तो रिजवान भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज अभी भी मौजूद हैं, चूँकि ऑलमोस्ट 55 मैचेस होने हैं, अभी तो कल 11वां हुआ है। अच्छा, तो इसके बाद आप समझते हैं कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करने का, लेकिन गज़नफर उसमें ये भी चीज़ है कि अगर आप अपनी टीम के हवाले से बात करें, बॉलिंग के हवाले से देखें या बैटर्स को देखें, आपने कहा कि अब बेड़ा उठाना है खिलाड़ियों ने, तो खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू ये होता है हमारा कि हमारा हर खिलाड़ी इंडिविजुअलिस्टिक वे में खेल रहा है, उसने टीम बिल्ड नहीं करनी। उसका दिल चाहता है कि मैं आऊँ, ज़्यादा छक्के लगाऊँ, ज़्यादा चौके लगाऊँ, अच्छे रन्स बनाऊँ और फिर जाऊँ। वो ये नहीं देख रहा कि विकेट पे खड़े होना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, जैसे आपने बाबर आजम के हवाले से बात की। तो अब जब हम इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं और कलेक्टिव नहीं परफॉर्म कर रहे जस्ट बिकॉज वी डोंट नो कि अगर हम रिप्लेस हुए तो हम वापस आएंगे या नहीं, ये कितना ज़्यादा इसके नेगेटिव असरात हो रहे हैं हमारी टीम प्लेइंग पर? देखिए, गैरी ग्रिस्टन जो है बड़े सेंसिबल किस्म के कोच है, उनकी कोचिंग में एक बड़े इवेंट्स भी टीम्स ने जीते हैं। और ऑब्वियसली कल की जो हार है उसके बाद टीम को बिठा के उनको समझाया गया होगा कि देखिए ये हमारी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम फोकस करते तो ये मैच जीत सकते थे। तो जितने बड़े स्टार्स हैं उनको ये है कि टीम के लिए खेलना चाहिए, ना कि सिर्फ कि वो अपने स्टैट्स को देखें। और टीम को जो चीज़ ज़रूरत है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की, उसको लेकर अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी आगे चलेंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे। और एक चीज़, हम यूएसए की हार को जितना जल्दी जो है भुलाएंगे, इतनी जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गज़नफर महमूद क्या नहीं, आप स्टूडियोज़ में रहे और पाकिस्तान के लिए पहला मैच एक तरह से आई ओपनर भी हो सकता है कि हाँ अभी भी वक्त है कि हम दुरुस्त कर लें अपने आपको, क्योंकि अभी 4 मैचेस हमारे बाकी हैं। हर ग्रुप पे 5 टीम्स हैं और जो टॉप 2 टीम्स हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब हम बढ़ते हैं आज के दिन के हवाले से और कहते हैं कि
सेहत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है, लेकिन उस सेहत को अच्छा रखने के लिए उसकी केयर करना पड़ता है। बिल्कुल जनाब, आज है जी 7 जून और 7 जून को वर्ल्ड केयरिंग डे मनाया जा रहा है, यानी कि इंतहाई निगहदाश्त का आलमी दिन, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सब एक दूसरे की केयर करते हैं, अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ दूसरे को ये एहसास दिलाना कि हम कितनी केयर करते हैं, ना सिर्फ दूसरों की बल्कि इसके साथ साथ अपनी मदर अर्थ की। तो आज वर्ल्ड केयरिंग डे मनाया जा रहा है और ये दिन खास तौर पे उन लोगों के लिए वक्फ है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। जैसे दूसरों कि का ख्याल रखना बहुत ज़रा, अब वो कहते हैं ना कि अपने सब जीते हैं, तो है इंसानियत तो मकसद ये जिंदगी का औरों के काम आना। तो बिल्कुल। जो औरों के काम आते हैं उनका आज दिन है, लेकिन बात ये कि रिजवान जो औरों की केयर कर रहे होते हैं उनको खुद भी तो केयर की जरूरत होती है। एग्जैक्टली अब देखते हैं कि 1997 में पहली दफ़ा एक तंजीम ने ये दिन मनाने का आगाज़ किया था, जब एक बच्चा कबल अज़ वक्त पैदा हुआ था। और ये जो लोग, जो इंसान कबल अज़ वक्त जिनकी पैदाइश होती है या डिलेड होती है, कुदरत का निज़ाम है, उसमें उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फिर कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं, हमारी ज़ात से जुड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें भी दूसरों की केयर की ज़रूरत होती है, या फिर किसी औरों को हमारी केयर की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है। और ये सर्कल चलता रहता है क्योंकि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आता रहता है। तो वो अप्स एंड डाउन्स को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरों की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे हम केयर के हवाले से बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि अगर आप अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे, साफ़ सुथरी खुराक खाएंगे, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और ये सेहत का ख्याल रखने का एक तरीका भी है। तो जहाँ ख्याल रखने के हवाले से बात करें तो वहाँ पे फूड सेफ्टी ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से फूड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट और है। आज का दिन क्यों मनाया जाता है, खुराक को बेहतर कैसे किया जा सकता है, आइए इस पर रिपोर्ट दें। जितना हमारे लिए खुराक ज़रूरी है, उतना ही इस खुराक का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। फिर जो हम खा रहे हैं उसकी सप्लाई उसकी डिमांड के मुताबिक हो और उसका तहफ़्फ़ुज़ उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मुमकिन बनाया जा और सके। ख़ास तौर पे वो खुराक कितनी ज़्यादा हमारे लिए सेहत अफ़ज़ा है, उसमें कितने ज़्यादा जरासीम है, कितनी बीमारियों का शिकार हम सिर्फ एक खुराक से हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले हम आज के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे थे। 7 जून है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मेंबर हैं सोशल साइंसेज पाकिस्तान एग्रीकल्चर सोसाइटी कौंसिल के डॉक्टर सादिक आफरीदी साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज का दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फूड सेफ्टी होता क्या है और आज के दिन को बनाने का क्या मकसद है? जी, फूड सेफ्टी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि सेफ़ हो, फूड सेफ़ हो। फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि जो फूड हम हैंडल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और खाते हैं, वो ऐसे हम जिसको हम कहते हैं फूड बॉर्न डिजीज़, जो कि वो बीमारियां जो सिर्फ़ और सिर्फ फूड की वजह से है, अनसेफ फूड की वजह से है, उनका तदारुक किया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में अब फूड बॉर्न डिजीज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन पाकिस्तान में भी, और नॉन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो इसका रुझान बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं हम कि एक दिन मनाया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि हमारा फूड सेफ हो, वो कंटेमिनेशन से पाक हो। सही। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कंटेमिनेशन की आपने बात कर दी है, अब 2 कैटेगरीज आ गई हैं। ख़ासतौर पर ऑर्गेनिक फूड लिख दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसके मतलब है कि उसके अलावा बाकी जितने भी फूड्स दस्तियाब हैं, वो फल हों या फिर वो हमारी खुराक के बाकी ज़राए हों, वो इन ऑर्गेनिक हो जाते हैं अगर कोई ऑर्गेनिक लिख देता है तो? ये देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं और क्लियर हो जाए कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक क्या है और या फूड सेफ है या नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम तकरीबन
32 अक़साम के वेजिटेबल पैदा करते हैं, 28 किस्म के हम पल्प पैदा करते हैं। अगर आप देखें हमारी दुनिया में रैंकिंग देखें कि हम कितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम तकरीबन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन में किसी न किसी कमोडिटी पे है और वास्ट मिकदार में पैदा करते हैं। लेकिन अगर इसकी देखिए, एक होती है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर है कि आप फूड अवेलेबल तो पहले कर लें, अगर अवेलेबल है तो आया वो अफोर्डेबल है, लोगों के एक्सेस में है, और फोर्थ जो पिलर है थर्ड, यूटिलाइजेशन, कि वो अब अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, लेकिन यूटिलाइज कैसे किया जाता है कि जो आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये जो है सेफ और यूटिलाइजेशन, ये उस पिलर से रिलेटेड है। ठीक है। अब हमारे मुल्क में एक इशू तो मैं आपको बताऊं बड़ा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारी अगर आप देखें अवेलेबिलिटी बिल्कुल है, हम तकरीबन 28-29 मिलियन टन गंदम पैदा करते हैं, 10 मिलियन टन हम राइस पैदा करते हैं, इसी तरह 95 मिलियन टन हम शुगर केन पैदा करते हैं, तकरीबन 8-9 मिलियन टन मेज़ पैदा करते हैं, पोटैटो, इवन ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बावजूद अगर आप फूड से रिलेटेड डिजीज़ेस देखें, हमारे 5 साल के कम उम्र के बच्चों का जो डेटा है वो बताता है कि 42% हमारे बच्चे स्टंटेड हैं, तकरीबन 18% वेस्ट हो रहे हैं या वेस्ट हैं, और तकरीबन 29% जो है वो अंडर वेट है। ये फूड बॉर्न डिजीज़ है। अच्छा, फिर साथ देखिए फूड बॉर्न डिजीज़ का जो मेजर वो जो पोर्शन है, आप ये देखिए कि तकरीबन 12% हमारे लोग डायबिटीज़ हैं, और तकरीबन 30% लोगों में रेज ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह, ये फूड बॉर्न डिजीज़ है। और हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 760 पीपल लोग ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फूड बॉर्न डिजीज़ है, लाख में से 760 ये एनुअली इनकी डेथ होती है, ये फूड बॉर्न डिजीज़ की वजह से है। तो इसलिए फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये दोनों लाजिम व मलजूम है कि सिक्योरिटी भी हो लेकिन सेफ्टी भी हो। अब ये जो आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक हो, हम इसको देखो फूड सेफ्टी को वैसे पहले मैं बताऊं कि 2 तरह की वो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक है क्रॉप सेफ्टी और एक है प्रोसेस फूड सेफ्टी। जो क्रॉप सेफ्टी है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं कुछ एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग वेजिटेबल खाना बंद कर देंगे, फ्रूट खाना बंद कर देंगे। हमारी जो क्रॉप सेफ्टी साइड है उस पे जो हम स्प्रे करते हैं डिफरेंट किस्म की, अब आप ये देखिए कि हमने तकरीबन 70% सैंपल जो है वो पीच के वो कंटेमिनेटेड है, और 70 की 70 इतने कंटेमिनेटेड है कि जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, MRL जिसको हम कहते हैं मिनिमम रेजिडुअल लेवल, उससे भी हाई है। तो वो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, चिली में तकरीबन हमारे 64% कंटेमिनेशन है, राइस में हमारा तकरीबन 60+ कंटेमिनेशन है, ब्रिंजल में इसी तरह 60 और 50। तो ड्राई जा रहे हैं आप तो अब ये देखिए अगर इतनी कंटेमिनेशन है तो फिर जब आप ये फूड खाएंगे यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो फिर कैसे सेफ होंगे? और डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बड़ा नॉर्मल सा एक चीज़ है जो गलत कर देते हैं हम, और अब आप बीइंग एन एक्सपर्ट हमें बताएगा कि गलती है या नहीं है। फूड में कंटेमिनेशन हो या ना हो वो अलग बात है, ऑर्गेनिक हो या ना हो वो अलग बात है, और उस पर काम हम समझते हैं कि होना भी चाहिए। लेकिन साफ़ सुथरा खाना जो हम लेते हैं, अब जैसे अगर मैं मुर्गी ले रही हूँ, देसी मुर्गी भी है, लेकिन जहाँ पे वो काटी जाएगी, जो उस पेटों का इस्तेमाल हो रहा है, छुरी, उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, वो कितना उसको कंटेमिनेट कर देगा। हम देखते तो है कि बाहर से हमने ले ली है, मैं उसको ये देख के लूँगी कि वो खालिस है, वो देसी है, मेरे सामने उसको ज़िबा किया जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा मेरी सेहत पर असरअंदाज होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो हम शेवर की चिकन वगैरह लेते हैं, हम उसको बॉयल नहीं करते, हम बॉयल नहीं करते उसको, फार्म में ये जो सारी चीज़ें हम डायरेक्ट उसको पकाते हैं क्योंकि वो फ़ौरन जो है गल भी जाते हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना है ताकि हम उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें? राइट,
ये देखिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक कोई फूड सेफ्टी पॉलिसी नहीं है। फूड सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 तो है, लेकिन फूड सेफ्टी पॉलिसी नहीं है। और फिर हमारे पास जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो हमारी है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, वो मौजूद है। फिर फूड अथॉरिटी जो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ है, जैसे पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में फूड अथॉरिटी है, कीपी में है सेफ एंड हलाल फूड अथॉरिटी। अब वो कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इकदाम वो उठा रहे हैं कि हम ये जो है कि मार्केटिंग, देखिए फूड के दो सेगमेंट है, वन इंडस्ट्री टू मार्केट एंड मार्केट टू कंज्यूमर। अब उनके अपने प्रोटोकॉल हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करते हैं नहीं करते। और इसमें ये देखिए जो WHO ने 5 मेन प्रिंसिपल वज़ा किए हैं, वो उसमें क्या है कि आप अपना फूड जो है वो लोगों से, पेट से, पेस्ट की कंटेमिनेशन से बचाएं। रॉ फूड और कुक फूड इकट्ठे न रखें, सही कंटेमिनेशन होती है, हम इकट्ठे रखते हैं। इसी तरह जगह की कंटेमिनेशन या वो जो हाइजीन है वो ज़रूरी है, स्पेशली जो वाटर यूज़ होता है वो सेफ़ हो। तो ये जो 4-5 मेन प्रिंसिपल है वो तो हम फॉलो ही नहीं करते। बिल्कुल। फिर आप जब ये हाइजीन की बात करते हैं, चिकन की बात करते हैं, हमारे मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं, अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सब में ऐसे है, बिल्कुल है। लेकिन ये है हमारी फूड अथॉरिटी का काम है कि वो चिकन बैलेंस रखे। लेकिन अब देखिए फूड अथॉरिटी दो चीज़ें हैं, एक है कि आप फिज़िकली चीज़ें मॉनिटर कर ली कि आया वो बंदे जो है वो हाइजीनिक कंडीशन में है, जगह हाइजीन है, उनका जो प्रोसेस है हैंडलिंग का, स्टोरेज का, वो हाइजीनिक है या नहीं है। एक तो ये है। अब वो फिज़िकली ये चीज़ें तो जो ऑब्जर्व कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। लेकिन अगर फूड इंटरनली कंटेमिनेटेड हो पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, और सबसे बड़ा इशू है वो हैवी मेटल कंटेंट। हैवी मेटल्स हमारे वेजिटेबल और फ्रूट में शामिल है। जो हमारे पेरी अर्बन एरियाज़ में वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं, घरों का वेस्टेज है, वो पानी में जाता है, कंटेमिनेटेड पानी इस्तेमाल किया जाता है। यस। तो वो जो हैवी मेटल्स हैं उसमें लेड, कैडमियम, ठीक है, निकल, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये हमारे वेजिटेबल में पाया जाता है। डॉक्टर सादिक आफरीदी साहब, आपने जिस तरह से कंटेमिनेशन के हवाले से बताया, अब दुरुस्त कह रहे थे आपके, अगर सब कुछ बता दिया जाए तो फिर शायद बहुत सारे लोग सब्जी और फ्रूट जो है वो जिसको हम ऑर्गेनिक समझते हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में रहे। और यकीनी तौर पर जहाँ पॉलिसी मेकिंग की बात आएगी वहाँ पर हमारा किरदार भी बनता है कि हम भी डिमांड कस्टमर कि जब जा रहे हैं तो जो मुर्गी काट रहा है या अगर कोई फ़िश बना रहा है या फिर इवन सब्जियाँ उगा रहा है तो हम उससे ये जान सकें, जानने का हक रखें कि ये आपने किस तरह से इसको उगाया है या आपने सफाई का कितना ख्याल रखा है। लेकिन रिजवान, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खुद सफाई का ख्याल नहीं रखते क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता। तो ऐसे में हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। अब जहाँ हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं या हम इन चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं, चाहे मुर्गी हो, चाहे गोश्त हो, दाल हो, सब्जियाँ हो, इसके बारे में तो कहा जाता था कि अभी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई, वापस आ गई। लेकिन अब हमारी पहुँच में आ गई है क्योंकि महंगाई कम हो गई है। हम देख रहे हैं कि एक महीने में 25 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश पे भी बहुत ज़्यादा उनकी कीमतों में कमी आई है। महंगाई पिछले 3 महीने में देखा जाए तो अब लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसकी ये मुस्बत पॉलिसीज़ की बदौलत सामने हुआ। अब इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या रहेगी या ये कितने अरसे तक रहेगी, ये ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से फिर एक जो है इन्फ्लेशन का राइज आएगा। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर माशियात मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो हमारी इकॉनमी बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट आ रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी में, महंगाई भी जो है वो कम हो रही है, अब क्या चांसेस हैं कि ये सिचुएशन सस्टेन करेगी? जी, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इन्फ्लेशन या महंगाई जो होती है देखा जाता है कि क्या रहा है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर और उससे पहले हमारी महंगाई जो थी, जो इन्फ्लेशन जो था वो तकरीबन 30% तक चला गया था।
और ये एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी, जिससे पाकिस्तान के अवाम भी परेशान थे। मगर हुकूमत ने कुछ जो है सख्त डिसीजंस लिए थे उस वक्त, जिसमें इंटरेस्ट रेट को जो था वो बढ़ाया गया था और रुपीस को जो है स्टेबलाइज किया गया था, और अब उसके सम्राट आने शुरू हो गए हैं। और आपको सुन के ये बड़ी खुशी होगी कि अब माशाल्लाह हमारा इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह जो है वो तकरीबन 13% के ऊपर जो आ गई है, और आने वाले वक्तों में इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, यानी कि 10% से भी कम आ जाएगी। दूसरी सबसे बात है कि जब इन्फ्लेशन आपका कम होता है तो आपका डिस्काउंट रेट जो 22% पे जा रहा है, कुछ दिनों के अंदर स्टेट बैंक जो सही जी, इस हवाले से हम देखते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी बात की है इंटरेस्ट रेट के कम होने के हवाले से, और इस उम्मीद का इज़हार किया है। बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी की ये बहुत ज्यादा डिमांड है कि इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया जाए ताकि डूइंग बिजनेस जो है वो आसान किया जा सके। उसके बाद आपने ये भी देखा कि हुकूमत ने अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 25 रुपए जो हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी नहीं हुआ कि 25 रुपीज की जो है पेट्रोल की कमी ऑल टुगेदर जो है उसमें कमी आई हो, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो इसके असरात जो होते हैं वो दूसरी चीज़ों पे भी आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आते हैं। मगर अफसोस की वजह ये हो रहा है कि अगर 5 रुपए भी पेट्रोल में बढ़ते हैं तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं अपने प्राइस को फौरन दूसरे दिन सुबह सुबह बढ़ा देते हैं। मगर जब से इतना बड़ा रिलीफ मिला है, जो अवाम को जो एक सहूलत मिलनी चाहिए या उनको कम करना चाहिए, वो खातिर ख्वाह देखने में नजर नहीं आया। तो हुकूमत से यहाँ पे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो उन्होंने कीमत में कमी की है उसके सम्राट जो हैं वो अवाम तक पहुँचे। तो बड़े अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं हमेशा ये कहता रहा था कि पाकिस्तान में जो सख्त डिसीजन लिए गए हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे, और अब वो आने शुरू हो गए हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि महंगाई के अंदर फर्दर जो है वो कमी वाक़ई होगी। मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब, हम देखते हैं कि ख़ासतौर पर मिडल मैन का किरदार आपने भी उसकी निशानदेही की कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए तो फ़ौरन से पहले बढ़ा दिए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के हों या फिर वो लोगों ने सफ़र करना हो, उसमें भी यही मामला होता है। फिर अशिया की कीमतें, अगर कोई चीज़ की कमी हो गई है, सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो एकदम से कीमतें बढ़ाई जाती हैं। जब वाफिर मिकदार में मौजूद होती है तब कीमतें कम नहीं की जाती। तो यहाँ पर मार्केट की रेगुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिडल मैन का किरदार कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में जो महंगाई आई थी पिछले महीनों में, पिछले सालों में, उसकी एक, हालांकि ये पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है। मैं कुछ दिनों पहले अभी मोरक्को से वापस आया हूँ। चीन के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि 40% जो है वो इन्फ्लेशन इस वक्त चल रहा है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 50% है। तो दुनिया में ये यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर और जो हालात हुए हैं, और खासतौर पर हमारे रीजन के अंदर इसराइल का, गजा का, उन सब के जो असरात वो ऑयल पे भी पड़ते हैं, चीजों पे भी पड़ते हैं। यूक्रेन जो है वो एक फूड बास्केट कहलाता है, तो इससे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई थी। मगर एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में महंगाई की वजह जो ये थी, वो हमारे कुछ लोगों ने होल्डिंग्स शुरू कर दी थी, यानी कि चीनी का जखीरा अंदोजी शुरू कर दी थी, गन्नों की जखीरा अंदोजी शुरू कर दी थी। और बाद में जब सख्ती की गई तो आपने देखा है कि वक्त में डॉलर का ये था कि वो 300 से भी ऊपर चला गया था, और वो कोई एक जायज चीज नहीं थी। उसके अंदर लोगों ने ये किया था कि वो डॉलर्स लेके उनको रखना शुरू कर दिया था, होल्डिंग शुरू कर दी थी। जब उन पे स्मगलिंग के ऊपर सख्ती की गई, और खासतौर पे यहाँ पे मैं आर्मी चीफ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को बड़ी तवज्जो दी। हमारा जो बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ, उन पर सख्ती की गई, ईरान के साथ जो है वो सख्ती की गई जहाँ से स्मगलिंग जोरों पे थी। और डेफिनेटली आप इसका अंदाजा आप ये रख लें कि अफगानिस्तान जो है हर साल तकरीबन $8 बिलियन की चीजें इंपोर्ट करता है, मगर क्योंकि वहां पे बैंकिंग सिस्टम्स नहीं है, वो $8 बिलियन डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में आके खरीदते थे, यहाँ से लेके जाते थे। स्मगलिंग डॉलर की होती थी, जिसके नुकसानात जो थे वो हमारी मीशत को हो रहे थे। और जब आपने देखा कि अफगानिस्तान के ऊपर जरा सख्ती की गई है और लोगों पे भी सख्ती की गई है, आने जाना जो था हमारा जो बॉर्डर पे था उस पर भी सख्ती की गई है, तो उसके बाद आप ये देखें कि डॉलर कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि वो स्टेबल है हमारा। बल्कि कई बार तो ये हुआ है कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी जो है वो उसके अंदर मजबूती देखने में आई है। तो हमें भी ये चाहिए कि खासतौर पे हमारे ताजरों को, कि हमारे यहाँ हमेशा ये रहता है कि हम क्विक मुनाफा कमाने के लिए ये नहीं देखते कि इससे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, आवाम को भी परेशानी हो रही है, हम जेकर अंदोजी शुरू कर देते हैं
हम उन लोगों का जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनका साथ हम देते हैं, और खास तौर के ऊपर अगर कोई एक छोटी सी र्यूमर्स आती है तो डॉलराइजेशन शुरू हो जाती है, यानी कि हर आदमी जिसके पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो भी ये सोचता है कि जी मैं डॉलर लेकर रख लूँ, क्योंकि डॉलर जो है वो तो बाद में 400 तक पहुंच जाएगा। तो हमें इन अफवाहों को तवज्जो देनी चाहिए, इन पर नहीं तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और हम जो है आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर रुपीस के अंदर और बेहतरी आएगी डॉलर के मुकाबले में। खास तौर पे स्टेट बैंक ने ये कह दिया है कि इस बार जो वो अपना इंटरेस्ट रेट है जो कि काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां भी नहीं बिक रही हैं और किस्तों पे जो लोग चीजें लेते हैं वो नहीं इसमें हाथ डाल रहे हैं। अगर उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी आती है और 16-17% के ऊपर हम अपना इंटरेस्ट रेट कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि हमारे जरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें बड़ी बेहतरी आई है, जो तकरीबन 9.5 बिलियन तक पहुंच गए हैं। एक वक्त था कि ये 4 बिलियन तक आ गए थे और लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर जाएगा। मैं उस वक्त भी सबसे यही कहता था कि वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है और 30 बिलियन की रेमिटेंसेस है वो कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। और अब आपने देखा है कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 9 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गए हैं, और जबकि कमर्शियल बैंक जो हैं उनके पास भी तकरीबन कोई 6 बिलियन के हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो कोई 14-15 बिलियन के हमारे ज़खायर हो रहे हैं। IMF के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे ही माहिदा होता है उसके बाद आप हमारा, और सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है आने वाले वक्तों में, ये मैं देख रहा हूँ, शायद आपको याद हो कि आर्मी चीफ ने भी ये कहा था कि यूएई के दौरे पे कि वहां से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पाकिस्तान आएगी। तो ये बजट का इंतजार हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही बजट होगा आप देखेंगे कि सऊदीया, कतर, यूएई से 1-2 बिलियन डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में आएंगे। तो इससे आप देखेंगे कि हमारी मईशत जो है डेफिनेटली अब वो बेहतरी की तरफ गामजन है। हमें सिर्फ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है, जिसकी वजह से एक पार्टी जो है, जब हमारी मईशत में बेहतरी आना शुरू होती है, हम टेक ऑफ करना शुरू कर देते हैं, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से फिर तमाम चीजें जो हमारे रुक जाती हैं। तो हमें ये चाहिए खासतौर पे ये पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको कि एक जगह बैठ के और मईशत के ऊपर प्लीज कोई समझौता नहीं करें। तो अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके आते हैं, उनका भी फायदा होगा, और अगर पाकिस्तान का नुकसान होता है तो डेफिनेटली उनकी सियासत भी मुतासर होगी। सही, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपके कीमती वक्त का हमारे साथ इश्तियाक बेग साहब मौजूद थे जो कि माहिर इक्तिसादियात, साथ साथ खुद भी सनतकार हैं और सनतकारों के लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात भी की है कि बेहतरी की जानिब आएगा। क्योंकि रिजवान पहले भी हम देख रहे थे कि सनतकार जो थे, इन्वेस्टर्स जो थे, हमारे जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो परेशान थे कि ये फ्लरिश नहीं कर रहा। लेकिन अब हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो वफ्द चीन रवाना हुआ उसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और बिज़नेस कम्युनिटी का पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह किरदार है। इसके साथ साथ जब दौरा यूएई था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी थी दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट। और मईशत की सबसे अहम बात यह है कि अगर इसमें पॉलिसीज़ का तसलसल हो तो मिर्ज़ा साहब भी यही कहते हैं कि इसमें तमाम तर पॉलिसीज़ अगर हों, इससे सनतकार, सरमायाकार और बिजनेसमैन तीनों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और फिर इकॉनमी स्टेबल होती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू के हवाले से, हज ऑपरेशन के हवाले से। पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम मौजूद हैं हिजाज़ मुक़द्दस में। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जेल, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है।
मुहतात रहें, महफूज रहें। दौरे जदीद के तकाज़ों से नहीं बरती गफलत हमने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए पीटीवी का एक खास तोहफा। अब सिर्फ यूके और यूएसए में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आप पीटीवी ग्लोबल की नशरियात देख सकते हैं। पीटीवी ग्लोबल ऐप के जरिए, जहां आपको मिलेगी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स का हफ्तावार शेड्यूल और प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो चाहे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना चाहें, कोई शो या डॉक्यूमेंट्री, ये सब किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन या लैपटॉप पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें पीटीवी ग्लोबल मोबाइल ऐप और परदेश में पाएं अपने देश का कंटेंट। जी तो नाज़रीन, हम हज के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हम बात करेंगे इस अहम मौजू के हवाले से। पाकिस्तान के 1.5 लाख से ज़्यादा हुज्जाज किराम मौजूद हैं। 70,000 सरकारी और 90,000 जो है वो जो निजी हज कंपनी है उनके ज़रिए हज की सआदत हासिल करेंगे। जहाँ पे हम हज की सआदत हासिल करने वालों को ऑब्वियसली वो लकी तो है, लेकिन इस दफ़ा लकी वो एक और चीज़ की वजह से भी हैं, क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में बात की कि जब हज की सारी प्लानिंग हो रही थी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी आज़मीन हज को, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से जा रहे हैं। इस दफ़ा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हमेशा ये सुनते आए हैं, जिस तरह हमने महंगाई के हवाले से बात की कि हज पैकेज एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन इस साल वो इनएक्सपेंसिव हुआ है, सस्ता हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ में भी इजाफा है। क्या फैसिलिटीज़ है, हज ऑपरेशंस के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद अताउर रहमान मौजूद हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी में। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगी कि इस दफ़ा आज़मीन हज के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं और हज का जो पैकेज है वो थोड़ा इनएक्सपेंसिव भी है पुराने पिछले सालों के अगर हम कंपेयर करें तो। इसके साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अब आज़मीन हज वहाँ पे पहुँच गए और ये बहुत एक फैसिलिटेट भी उनको किया गया है कि ईज़ आउट उनको प्रोवाइड की जा सके, फिर दूर उनकी जो है वो रिहाइश ना हो। इसके साथ साथ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी पहली जो ऑब्ज़र्वेशन है उसका जवाब दूंगा। एक्सपेंसिव होने के हवाले से पिछले साल हमने जितने पैसे हुज्जाज से लिए थे उतना फिर कोई 1 लाख के करीब हमने वापस किए थे। तो इस बार हमने जितने पैसे वापस किए थे, यानी कि कोई 97,000 हर हाजी को, इस साल हमने वो उनसे लिए ही नहीं। हमने उनसे 1 लाख रुपए पिछले साल की निस्बत कम लिए। दूसरी बात यह है कि पहली बार तारीख़ में, और शायद ये एक यूनिक मिसाल है कि एयरलाइन के किरायों में हमने उनसे मुज़ाकरात करके और कुछ हिसाब किताब करके तो 25 से 30 हज़ार रुपये एयरलाइन का किराया कम कराया है। हाँ, तो यकीनन पिछले सालों की निस्बत ये आज सस्ता है। लेकिन ये जो बात की जाती है कि कोई एक चीज़ सस्ती नहीं हो सकती। अब सारे इनपुट्स जो हैं अगर उनकी कीमत बढ़ रही है तो जिन चीज़ों से वो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है वो सस्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछले साल की निस्बत कीमत कम है और सहूलतें इजाफ़ी हैं। सहूलतें जैसे अब हम हुज्जाज को एकोमोडेशन देते हैं वो पिछले साल से बेहतर होगी, कम नहीं होगी। खाने में यकीनन हमने 2 आइटम्स का इजाफ़ा किया है और पिछले दिनों मिनिस्टर साहब हमारे जो वजारत मजहबी अमूर के वज़ीर हैं जनाब चौधरी सालेक साहब, वो गए थे वहाँ, इन इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया कि जो हमने प्लान किए थे वो किस तरह उन पर अमल दरामद हो रहे हैं।
तो खाने में 2 आइटम्स का इजाफा किया है। साथ में एक और चीज़ बता दूं कि पहले जब हुज्जाज जाते थे तो वहाँ कई दिन इसलिए परेशान होते थे कि घर से रब्ता नहीं हो रहा, फिर सिम डाल ढूंढते थे, उसके लिए पैसे खर्च करते थे, फिर बायोमेट्रिक्स। इस बार हमने ये किया कि एक कंपनी से मुआहिदा करके इधर ही से अपने टेलीफोन पे सिम इंस्टॉल करके वो जा रहे हैं, और जो ही वो एयरपोर्ट पर उतरे, पहले मैंने आपसे ये बात की थी लेकिन वो मुस्तकबिल का सीगा था, अब अमली तौर पर ऐसा हुआ कि जो ही वो उतरे वो व्हाट्सएप कॉल अपने घर कर सकते हैं, मुआहदे का हिस्सा है, और इसके उनसे कोई इजाफी पैसे नहीं लिए जा रहे। इसी तरह एक तंजीम के मुजाहरे के तौर पे तमाम हुज्जाज को एक जैसे सामान के लिए बक्स दिए गए हैं फ्री ऑफ कास्ट। साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, और उसके हमने हुज्जाज से कोई इजाफी कीमत वसूल नहीं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हम देख रहे हैं कि इस मरतबा 9 तारीख तक हज ऑपरेशन जारी रहेंगे, फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा, फिर उसके बाद हज के बाद फ़ौरन से ही वापसी का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। इस ऑपरेशन को मेंटेन रखने के लिए और कंप्लेंट फ्री रखने के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है, और यकीनी तौर पर वज़ारत हज और मजहबी उमूर के लिए ये भी एक अहम अचीवमेंट है। जो आपने 9 से 9 की बात की कि 9 तारीख तक जारी रहेगा, एक्चुअली फ़्लाइट ऑपरेशन का आप जिक्र करें। फ़्लाइट ऑपरेशन 1 महीना चलती है, और उसमें ये है कि ये भी बड़ा नाजुक काम होता है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। यानी एक हाजी का वीज़ा तब लगता है जब उसकी वहाँ पे मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में एकोमोडेशन कंफर्म हो, सही कि हमने वहाँ उनके लिए कमरा लिया है, उसकी कीमत अदा की है, साथ में वहाँ पे मिना और अरफात में जो उनका क़ियाम होता है उसकी भी अदायगी हो चुकी है और जगह मुख्तस हो चुकी है, तब वीज़ा लगता है, और तब ही उनमें जहाज़ की सीट उनको अलाट होता है। तो इन सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करना और इनको मरबूत बनाना खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने अपनी टीम की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं उसमें। और ये इस सेंस में जिस ऑपरेशन की आपने बात की वो तो मुकम्मल होने को है, लेकिन जब तक आखिरी हाजी वापस नहीं आते तब तक टेक्निकली ऑपरेशन जारी रहता है, और वहाँ पे भी हमारी टीम फ़ाल हैं। साथ में ये मैं आपको बता दूं कि इस बार हम इसलिए भी ज़रा सर्विस डिलीवरी में और हुज्जाज किराम की खिदमत में बेहतरी की तवक्को रखते हैं कि इस बार हमने मुआविनीन जो कि कोई 550 के करीब होते हैं, और जो तिब्बी अमला है, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस, पैरामेडिक्स, उनका इंतखाब हमने एक शफाफ मुकाबले के तरीके से किया है कौमी सतह पर। तो जो लोग आए हैं मेरिट पर आए हैं और उनसे बेहतर जोश जज्बे के साथ खिदमत करने की तवक्को। तो जहाँ पे हम वापसी के हवाले से बात करें, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब के शॉर्ट हज पैकेज कौन सा है? वो अफराद जो किसी सेहत की वजह से, परेशानी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकते और फिर वो वापस जल्दी आना चाहते हैं, तो उनके लिए कितने दिन का पैकेज है या वो कस्टमाइज्ड है? कस्टमाइज़ नहीं है, क्योंकि हमारी भी कुछ जो लिमिटेशंस या चैलेंजेस होती हैं, लेकिन ये भी अगेन एक बार फिर मैं अर्ज़ कर दूं कि हमने पहली मरतबा ये इंट्रोड्यूस करा है, 20 से लेके 25 दिन तक है, और वो चूँकि एयरलाइंस का अगर सर्कल छोटा हो आने और जाने का तो वो फिर ज़्यादा किराया लेते हैं, सिर्फ इस एक चीज़ की अलावा बाकी पैकेज की तरह है। लेकिन ये सहूलत हमने इस बार इसलिए रखी कि कुछ लोग जो है वो 40 दिन तक क़याम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जल्दी वापस आ सकते हैं। हाँ, पिछले जो प्राइवेट हमारे हज ऑपरेटर्स हैं वो ये सहूलत देते थे, वो तो अब इससे कम भी देते हैं, 15 दिन का भी देते हैं, 12 दिन का भी, लेकिन उधर फिर वहाँ बाकी सहूलतें भी वो मुख्तलिफ देते हैं, उनके फिर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये इसीलिए रखा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उस ऑप्शन पे जाएं, और जो लोग आम जो हज है, सरकारी हज, उसी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए न सिर्फ शॉर्ट हज की सहूलत दी है, बल्कि इस बार अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करें जो कि रिक्वायरमेंट होती है तो वो 2 बंदों का भी एक कमरा में ले सकते हैं। मसलन वाइफ हस्बैंड हो, एक ख़ानदान के 3 लोग हों, तो वो थोड़ी सी इजाफी अदायगी करके जो कि उस रेट्स के मुताबिक होती है, तो ये सहूलत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। अताउर रहमान साहब, हम देखते हैं कि निजी हज कंपनीज ज़्यादा हाजियों को लेकर जा रही हैं, उसमें
प्राइवेट ऑपरेटर्स शामिल होते हैं, फिर मुकाबला शुरू हो जाता है जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है और जो प्राइवेट इंतज़ाम करें। तो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी वजारत मज़हबी उमूर कर रही है? मैं स्टेप्स में इस सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के दरमियान हज के कोटे का तकसीम हर साल हुकूमत करती है। इस बार ये तकसीम 50-50% की बुनियाद पर हुई है, लेकिन चूँकि वजारत ख़जाना ने शर्त लगाई थी कि कुछ मखसूस सीटें इसके लिए भी वक्फ की जाएँ कि जो बाहर से डॉलर्स में ख़र्चा भेजें अपने प्यारों के लिए, तो उनके लिए सीटें रखी जाए। लेकिन उसमें फिर NGOs ने भी कुछ सीटों की तादाद दोबारा लोकल्स में कन्वर्ट की, लेकिन सरकारी जो कोटा था उसमें चूँकि स्पॉन्सरशिप की कुछ सीटें वापस हुई थी, इसलिए तादाद निजी कंपनियों के हुजाज की ज़्यादा है। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक़ है, हमने इस बार कोई पाबंदी नहीं लगाई प्राइवेट ऑपरेटर्स पर कि जी आप ये पैकेज बनाएं। हमने उनको खुला छोड़ दिया कि आप अपने हाजी के साथ मुआहिदा करें, लेकिन आप जो मुआहिदा करेंगे वो अपने सिस्टम पर अपलोड करेंगे, जो कि हमें बाकायदा नज़र आएगा। मसलन आप उनसे कहेंगे कि हरम शरीफ से इतने फासले पर कमरा होगा और इस लेवल के होटल का होगा, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, और बाकी सहूलियातें भी ये देंगे, तो और इतने पैसों में देंगे। तो हम एक एक चीज़ को माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। अब हम फिर जो हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, हम सिर्फ वहाँ ये देखेंगे कि जो हुज्जाज के साथ इनका मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे के मुताबिक चीज़ें दी हैं कि नहीं। बाकी ज़ाहिर है कि जब अगर हमारे सरकारी हुज्जाज सारे अजीज़िया में रहते हैं, जो कि थोड़ा फासले पर है हरम शरीफ से, लेकिन हम उसके लिए 24 घंटे की बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत देते हैं। हुज्जाज अपनी सारी नमाज़ें पढ़ने के लिए जा सकते हैं। साथ में ये भी कह दूं कि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम, कई सालों के बाद, फर्स्ट टाइम तो नहीं है लेकिन कई सालों के बाद, तमाम हाजी हमारे मदीना मुनव्वरा में मरकज़िया के अंदर हैं। यानी मरकज़िया ऐसी जगह है कि जहाँ मस्जिद नबवी में हुज्जाज पैदल आ जा सकते हैं। ये इसलिए हो सका कि हमने फ़्लाइट शेड्यूल वक्त पर सबमिट किया था। हालांकि इन दिनों मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़े पैमाने पर डिमोलिशन बिल्डिंग्स की हुई है। ईरान के हुज्जाज ज़्यादा तादाद में आए हैं, तो मुकाबला बहुत सख्त था, लेकिन हमने अपने दीगर ममालिक की निस्बत, जिसमें हिंदुस्तान, इंडोनेशिया जैसे ममालिक शामिल हैं, उनसे कम पैसों में उनसे करीब जगह लेने में कामयाब। सही। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि कम पैसों में और करीब जगह, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत अहम सवाल है, और आज़मीन हज के साथ साथ जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो भी ये सोचती हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन इतने ही फ़्लो में होगी, उनको बसेस के लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा? फिर ट्रेन के लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? अच्छा, जहाँ कम पैसों में करीब तरीन जगह की जो मैंने बात की, ये मदीना मुनव्वरा की है। मदीना मुनव्वरा में सारी वॉकेबल है, यानी कि वो पैदल चल के जो पहला रिंग है होटल्स का, उसी में हमारे पाकिस्तानी 500 मीटर की हदूद के अंदर है। हाँ, वो पैदल आ जा सकते हैं आसानी से। जहाँ तक मक्का मुअज़्ज़मा में है, वहाँ तो वाक वाली जगह जो है वो बहुत महंगी है। वो कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो हुज्जाज हैं वो भी, जो बहुत काफ़ी महंगा पैकेज है, सिर्फ उनको मिल सकती है। हमारी जगह यकीनन चंद किलोमीटर दूर है, ट्रेडिशनली इस तरह होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलत 24 घंटे है। यानी उनसे किसी भी नमाज के लिए, और जो आपने उसकी बात की ज़ईफ़ या निस्बतन मरसीदा हुज्जाज की, जो कि हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत हुज्जाज की जो है वो मरसीदा होती है, इवन व्हील चेयर के लिए। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब खुद गए थे, तो उन्होंने बतौर ख़ास एक डिमॉन्स्ट्रेट करके देखा कि हमारे बसों में ये ऑप्शन है कि वो व्हील चेयर पे भी चढ़ा जा सके, तो ये सहूलत है। और उनको चलाने के लिए हमारे जो मुआविनीन हुज्जाज हैं उनकी तादाद मुतय्यन होती है। बस पे चढ़ाते वक्त भी, वहाँ पे भी फिर यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि एक शटल फिर उधर भी है, वहाँ पे भी सऊदी तालीमात के मुताबिक बस एक ख़ास जगह तक जा सकती है,
उससे आगे फिर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उन दिनों बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो उससे आगे भी फिर गाइड करने के लिए भी हमारे मुआविनीन मुतय्यन होते हैं, ताकि हुज्जाज को हरम शरीफ तक पहुँचने में तकलीफ। डॉक्टर सैयद अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियोज़ में आए। और इसके साथ साथ हम वज़ारत मज़हबी उमूर को तमाम को जो मुआवनीन वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। गो कि अभी हज में कुछ दिन बाकी हैं, ये ऑपरेशन जारी हैं, हज की तैयारियाँ भी जारी हैं, लोग पहुँच रहे हैं और ये फ़रीज़ा अदा करेंगे। लेकिन जो इंतज़ाम किए गए हैं यकीनी तौर पर नहायत शानदार हैं और ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिस तरह से मेहनत की गई है और हमारे हुज्जाज को सहूलियात फराहम की जा रही है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज़मीन हज खुशी से जा रहे हैं, इसी तरह खुशी से और सहूलतों को अवेल करते हुए वापस आएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज ज़रूरत हलाल कमेटी का इजलास बैठेगा और उम्मीद है कि चांद नज़र आ जाएगा। और हम भी जो है बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ईद किस दिन होगी। तो हुज्जाज के लिए भी और जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान से सारी सहूलियात अब यहाँ ही से जो इनिशिएट की गई, ताकि कनेक्टिविटी का कोई इशू ना हो, सिम हो, अबाया हो तो साथ में उस पर पाकिस्तान का झंडा हो, लगेज बैग पे पाकिस्तान का झंडा हो, ताकि आप अपनों को QR दूर कोड के से साथ पहचान सकें। तो इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।